hello everyone, welcome back to my channel. Hope so that your preparations are going really well. So हम लोग अपनी केस सिनेरियो की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने 12 केस सिनेरियोज फुल्ली अच्छे से कवर कर चुके हैं। सो आज उसके आगे का शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि अपन हमेशा पहले एक बार पढ़ लेंगे कि एमसीक्यू क्या क्या पूछे, उसके बाद अपन केस सिनेरियो रीड करेंगे, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू, नीलकंठ एंड कंपनी नीड्स टू फर्निश अ स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ स्टॉक ऑफ इनपुट्स एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स ऑन द विड्रॉवल ऑफ कंपोजिशन स्कीम। इससे आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये जो कंपोजिट जो डीलर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है जब वो स्कीम से विड्रॉवल लेते हैं, है ना। जब वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर आते हैं तो उनको एक स्टेटमेंट फर्निश करना होता है। किसका स्टेटमेंट फर्निश करना होता है? एक उसमें डिटेल्स बतानी होती है स्टॉक ऑफ इनपुट्स की, इनपुट्स हेल्ड इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो वो कब बतानी पड़ेगी? तो यहाँ पे अपन ऊपर पढ़ेंगे डेट्स क्या होती है। वैसे प्रोविजन में लिखा है विद इन 30 days ऑफ विड्रॉवल ऑफ द स्कीम, ठीक है। तो अपन ऊपर जाके इसका आंसर कर लेंगे, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस जो नीलकंठ एंड कंपनी है शैल इशू द इनवॉइस, ठीक है। इसमें टाइम ऑफ सप्लाई पूछा गया, सॉरी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं, इशू ऑफ इनवॉइस पूछा गया है कि जब सेल और रिटर्न और बेसिस होता है तो उस केस में इनवॉइस अपन कब इशू कर सकते हैं। सो वो अपन ऊपर केस सिनेरियो पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड, ओके, इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। उसके बाद compute the amount of ITC to be reversed for the month of September, ignore interest liability if any, ठीक है, ये भी बता देंगे। फिर टाइम ऑफ सप्लाई बताना इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस इंपोर्टेड बाय नीलकंठ एंड कंपनी फ्रॉम इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। अब जिन्होंने जो प्रोविजन है वो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे उनको ये आंसर बहुत जल्दी क्लिक हो जाएगा, अदरवाइज जनरली लोग इसमें गलती करते हैं। सो अब क्या करेंगे, एक बार फटाक से केस सिनेरियो पढ़ लेते हैं। पेसर्स नीलकंठ एंड कंपनी एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, ठीक है, अंडर जीएसटी, इज डीलिंग इन व्हाट? सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। द फर्म हैड ऑप्टेड कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम अप्रैल मंथ ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। उसका जो टर्नओवर था ना वो क्रॉस कर गया 1.5 करोड़ से, कब? 9th मई को ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर एंड हैज ऑप्टेड फॉर विड्रॉवल ऑफ कंपोजिशन स्कीम ऑन द सेम डेट। अब बताओ पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि विड्रॉवल उसने कर दिया तो उसको स्टेटमेंट फर्निश करने। तो जब विड्रॉवल किया कब? 9th ऑफ मई को, तो आफ्टर 30 डेज उसको क्या करना पड़ेगा? विद इन 30 डेज स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? विद इन 30 डेज, 9th मई से निकालेंगे, 9th मई से विद इन 30 डेज दैट इज योर 8th ऑफ जून, ओके। आफ्टर मतलब विद इन 30 डेज, ओके, बाय 8th जून उसको ये स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। अब सेकंड पैरा पढ़ते हैं, कितना जल्दी सॉल्व हो गया, ठीक है। नीलकंठ एंड कंपनी रिमूव्ड गुड्स ऑन 10th ऑफ जून फॉर डिलीवरी टू चंद्रा एंड कंपनी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। चंद्रा एंड कंपनी एक्सेप्टेड द गुड्स बाय इट्स कंफर्मेशन मेल डेटेड 15th ऑफ दिसंबर। तो देखो जब ये वाला केस होता है ना सेल और रिटर्न बेसिस वाला, तो उस केस में अपन इनवॉइस इशू कब करते हैं? इनवॉइस इशू करते हैं आपका जब एक्चुअल सेल हो जाएगा, तो आपका डेट ऑफ सेल और 6 months फ्रॉम दी गुड्स जब वो ले गया, ठीक है, वहां से 6 months तक, ठीक है। सो ये दोनों में आपको बताना है। अब जैसे 10th जून को गुड्स रिमूव हो गए तो 6 months फ्रॉम द रिमूवल ऑफ गुड्स। 10th जून है, यहां से 6 months करो, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कितना होता है आपका? 10th ऑफ दिसंबर, ठीक है, 6 months हो गए। और डेट ऑफ सेल क्या है आपकी? कंफर्मेशन आया कि 15th दिसंबर को मैं ये गुड्स एक्सेप्ट करता हूं, तो 15th जून दिसंबर को कंफर्मेशन आ गया। 15 दिसंबर और 10th दिसंबर विच एवर इज अर्लियर, तो 10th दिसंबर तक आपको अपनी इनवॉइस इशू कर देनी पड़ेगी, ठीक है, व्हेन इट इज ऑफ सेल और रिटर्न बेसिस केस। चलो इसका भी एक बार अपन आंसर पढ़ लेते हैं। इशू ऑफ इनवॉइस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 10th ऑफ दिसंबर, ठीक है, क्लियर। अब the firm has paid GST for various items during the month of August, ठीक है। It is comprised of the following, क्या क्या है? GST किसमें पे किया गया है? GST paid on input services intended to be used for personal purpose, इसमें तो ITC आपको नहीं मिलता है, ठीक है। GST paid on
purchase of motor vehicle for business use, okay, being a two wheeler having engine capacity of 25 cc 9000 में इसमें जीएसटी पे किया, ठीक है। अब जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ कंप्यूटर कितना है 19,000। तो जीएसटी इसमें इसी का है ना, ये जीएसटी पोर्शन वाज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट टू क्लेम डेप्रीसिएशन, इसमें जीएसटी पोर्शन में डेप्रीसिएशन क्लेम किया गया है। तो अब अपने को क्वेश्चन आपको याद होगा एमसीक्यू में क्या पूछा था, एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट बताना है दैट कैन बी अवेल्ड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। तो अब बताओ क्या 12,000 पे जीएसटी मिलेगा, क्या आईटीसी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा क्योंकि पर्सनल पर्पस के लिए है। उसके बाद मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस उसने परचेज किया, बीइंग अ टू व्हीलर हैविंग इंजन कैपेसिटी ऑफ 25 सीसी। तो आपने 17.5 जो लिस्ट है उसमें मोटर व्हीकल वाला है, वहां पे ये एक्सेप्शन में दिया गया है कि अगर स्पेशल जैसे टू व्हीलर की मोटर व्हीकल है और उसका इंजन कैपेसिटी 25 सीसी है, तो उस केस में आपको आईटीसी अवेल करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, उसमें आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो आईटीसी अवेल करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे आईटीसी अवेल करने के लिए एलिजिबल हो क्या, नहीं, क्योंकि इसमें डेप्रीसिएशन जो है वो क्लेम कर चुके हैं अपन ने किस पे, टैक्स कंपोनेंट पे, तो यहाँ पे भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, ड्यूरिंग मे Neelkant and company had reversed ITC of rupees 10,000 for not making payments to vendor within the time prescribed, ठीक है। मई में उसने क्या किया था, विद इन टाइम पेमेंट नहीं किया था, तो उसका आईटीसी उसने मई में रिवर्स किया था, कितना 10,000 रुपीज। अब ये जो पेंडिंग पेमेंट है वो क्लियर हो गया कब, अगस्त के मंथ पे। तो आपको पता है कि जब आपका आईटीसी रिवर्स हो चुका है, क्यों रिवर्स हुआ है, किस रीजन से, क्योंकि आपने विद इन टाइम पेमेंट नहीं किया था। अब अगस्त के मंथ में आपने वो पेमेंट क्लियर कर दिया है, तो जो आपका आईटीसी रिवर्स हो चुका था ना, अब वो आप क्या कर सकते हो, उसको रीअवेल कर सकते हो, ठीक है। तो अगस्त मंथ में आपको ये 10,000 का भी तो आईटीसी मिलेगा, राइट। यहाँ पे 9,000 मिलेगा और यहाँ पे आपका ये 10,000 जो रिवर्स हो गया था उसका आप रीअवेल कर सकते हो, तो वो 10,000 टोटल 19,000 का आईटीसी यू आर एलिजिबल टू क्लेम, ठीक है। आ जाओ, ये रहा ऑप्शन 19,000 का, ठीक है। 9,000 आपका वो मोटर व्हीकल वाला, 10,000 आपने जो रीअवेल किया है वो वाला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट। Out of the purchases made an ITC availed during earlier months, the following information is made available as on September. Okay, XYZ ABC PQR supplier के नेम है, पेमेंट इज ड्यू फॉर 145, 199 और 99 डेज, रिलेटेड आईटीसी कंपोनेंट ये है, ठीक है। अब यहाँ से आपको डेज देखे हुए तो फिर क्लिक होना चाहिए कि 180 डेज वाला प्रोविजन इसमें एप्लीकेबल होगा, अगर 180 डेज के विद इन पेमेंट नहीं किया तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है 199 जो 180 डेज से ज्यादा है, ठीक है। तो इसका एक बार अपन पढ़ लेके कि ये एक पैरा पढ़ लेते हैं, पूरा क्वेश्चन ही हो जाएगा। नीलकंठ एंड कंपनी रिसीव्ड अकाउंटिंग सर्विसेज फ्रॉम रघु एंड कंपनी, एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, जो मैंने नीचे आपको लास्ट क्वेश्चन था शायद टाइम ऑफ सप्लाई का, एसोसिएटेड एंटरप्राइज है लोकेटेड इन श्रीलंका। तो रघु एंड कंपनी ने क्या किया, इशू किया इनवॉइस फॉर द सर्विस ऑन 1st of September which was entered by नीलकंठ एंड कंपनी इन इट्स बुक्स ऑन 10th of October, लेकिन पेमेंट कब किया गया उसका 30 सितंबर, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये मत समझना कि ये आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और कुछ लोग इसको आरसीएम से रिलेट कर देंगे, फिर वहां पे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम सर्विसेज वाला वो प्रोविजन लगाएंगे 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ऐसा वैसा। ये नहीं है, आपको ये वर्ड ध्यान से पढ़ना है। कौन सा वर्ड, रघु एंड कंपनी एंड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो इसका स्पेशल प्रोविजन गिवन है उसी सेक्शन में टाइम ऑफ सप्लाई वाले कि आप जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो, मतलब इंडिया के बाहर से आप सर्विस लेते हो और जो सर्विस दे रहा है, जो सप्लायर है ना अकाउंटिंग सर्विस फ्रॉम रघु एंड कंपनी, वो एक आपका एसोसिएट एंटरप्राइज है, तब उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, वो होता है आपका टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें डेट ऑफ इनवॉइस का रेलेवेंस नहीं होता, ठीक है। आ जाओ, फिर क्या है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रघु एंड कंपनी इशूड इनवॉइस, तो ये वाला 1 सितंबर तो काम का नहीं है। बुक एंट्री कब हुई है, 10th of October को, ठीक है, 10th अक्टूबर को ये, लेकिन पेमेंट कब किया इसने 30 of September, तो विच एवर इज अर्लियर 30 सितंबर, ओके। तो क्या आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई का 30 सितंबर, ठीक है। ये देखो,
ये रहा 30 सितंबर। अब यहाँ पे क्या था, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी रिवर्स्ड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, ये वो वाला है 180 डेज वाला जो बॉक्स में दिया था ना, ये इसमें कौन सा आईटीसी रिवर्स करने वाला है। तो 180 डेज की ये भी विद इन है और ये भी विद इन है, एक यही है जो 180 डेज के बियॉन्ड गया है, ठीक है। तो 15,000 का आईटीसी आप क्या कर दोगे सर, रिवर्स कर दोगे। ओके, ये भी क्वेश्चन अपना एकदम डन। देखो मैं हर चीज थोड़ा डिटेल में समझा समझा के कर रही हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बट आप लोग एग्जाम में स्पीडली करोगे और ऐसे तरीके से सॉल्व करोगे ना, आपका डन एकदम अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो होप सो कि आप लोगों को ये सीरीज हेल्प कर रही होगी। अगर आप लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो डू वॉच दैट ऑल्सो, सारी केस सिनेरियोस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए, सारे प्रोविजंस आपको अच्छे से क्लिक हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। एंड ऑल्सो ये अभी जितने मैक्सिमम केस सिनेरियोस हो गए, मैं कोशिश करूंगी 1-2 दिन में ही इतने केस सिनेरियोस की समरी पॉइंटर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। सो डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए अपन दूसरा केस सिनेरियो करेंगे, ठीक है। केस सिनेरियो नंबर 14, लेट्स रीड वंस द एमसीक्यूज। आपको यहाँ पे बताना है टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ स्मार्टफोन फोन्स, ठीक है। उसके बाद क्या बताना है, इन रिलेशन टू द प्लांट एंड मशीनरी परचेज बाय द कंपनी सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ओके, हाउ शैल द पीआर लिमिटेड बी ट्रीटेड। ओके, फिर पूछा है द पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड टू पीरियड प्रायर टू डीमर्जर अंडर जीएसटी लॉ। सो देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपको 72 months from due date of furnishing annual return for the relevant financial year, ठीक है। जब आपने अपना एनुअल रिटर्न फर्निश किया होगा वहां से 72 मंथ्स, ठीक है, वहां से 72 मंथ्स तक आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करनी, रिटेन करके रखनी है। जब आप प्रोविजन पढ़ोगे तब आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा कि 72 मंथ्स तक आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिटेन करके रखना है। तो ये तो अपन बिना केस सिनेरियो पढ़े ही इसका आंसर दे चुके हैं, ठीक है। ये अपन केस सिनेरियो पढ़ के बताएंगे और ये भी, ठीक है। क्वेश्चन है ये जो केस सिनेरियो ना थोड़ा सा ऐसे क्या बोलना चाहिए उसको, कंफ्यूजिंग लगेगा कि ये इतना सारा ये क्या बोल रहा है, बट इसको अपन पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे। XYZ Electronics Private Limited is a leading electronic goods manufacturing company in Delhi. The company produces a wide range of products including smartphone, laptop, home appliances, ठीक है। The sales by the company are mainly through its distributors on the following credit terms. जैसे लैपटॉप के लिए अप टू 15 डेज का क्रेडिट टर्म है, स्मार्टफोन के लिए अप टू 90 डेज का, एंड फॉर अदर होम अप्लायंसेस इट इज अप टू 45 डेज। अब ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किए वर्थ ₹1 करोड़ एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और जो जीएसटी रेट है वो है 18%। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ब्लॉक्ड नहीं है अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉ। ओके, इसके बाद क्या पार्ट है, द कंपनी इज प्लानिंग टू डीमर्ज, ये डीमर्जर वाला है। तो इसके पहले अपन आपको अगर एमसीक्यू इसका पता होगा, फर्स्ट था कि सेकंड था, ये देखो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड वाला। इन रिलेशन टू द प्लांट एंड मशीनरी परचेज बाय द कंपनी सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। 18% उसमें जीएसटी था, ठीक है। सो आईटीसी ऑफ 18 लाख कैन बी क्लेम्ड एंड वैल्यू ऑफ एसेट ऑन विच डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड under the provisions of income tax act shall be 1.18 crores। क्या ऐसा होगा क्या, 1 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है, उसमें 18% अगर आप जीएसटी लगाओगे, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है 1 करोड़ का 18%, उसमें टैक्स वैल्यू यहाँ पे 0.18 करोड़ के, तो बोल रहे हैं कि 1.18 करोड़ में क्या डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। डेप्रिसिएशन टैक्स कंपोनेंट में आप क्लेम नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। आईटीसी ऑफ 18 लाख कैन बी क्लेम्ड and value of asset on which depreciation can be claimed under the provisions of income tax act shall be ₹1 crore, ये हो सकता है। देखो आपको 18 lakhs का आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है, वहां पे क्योंकि लिखा था आईटीसी आपका ब्लॉक्ड नहीं है, और वैल्यू ऑफ असेट जिसमें आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाओ वो हो जाएगी आपकी 1 करोड़ की वैल्यू। सो दिस आई थिंक ये ऑप्शन होना चाहिए, आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम्ड, ऐसा नहीं हो सकता। 82 lakhs कहां से आ गया, ऐसा भी नहीं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी। ओके सर, अब सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। द कंपनी इज प्लानिंग टू डीमर्ज इट्स ऑपरेशन इन रिलेशन टू द लैपटॉप। लैपटॉप वाला जो है ना
ऑपरेशन, उसको वो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहता है, डीमर्ज करना चाहता है। एंड अदर, अच्छा सारा लैपटॉप एंड अदर कंप्यूटर एसेसरीज, ओके, लैपटॉप एंड अदर कंप्यूटर एसेसरीज एक्सेप्ट स्मार्टफोन, लैपटॉप और अदर होम अप्लायंसेस को वो क्या करना चाहता है, नेक्स्ट ईयर से डीमर्ज करना चाहता है। अब द डीमर्ज्ड एंटिटी पीआर लिमिटेड will be a separate legal entity of the company in form of a wholly owned subsidiary of the company having common board of directors, ठीक है, wholly owned subsidiary रहेगी उसकी, ठीक है। एंड the company also participates in domestic and international level trade fairs to showcase its product and sell through those events. The Electronics Association of Rajasthan is organizing a trade fair in Jaipur. राजस्थान का जो इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन है वो जयपुर में ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है एंड द कंपनी इज कीन टू पार्टिसिपेट इन द सेम। सो टू इंश्योर द जीएसटी कंप्लायंसेस, जो कंपनी है ना वांट्स टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्स, ये आ गई मेन बात। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना चाहता है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड द कंपनी ऑब्टेन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान विद द वैलिडिटी पीरियड ऑफ 45 डेज। इसका भी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट वाला एक, लास्ट सेकंड लास्ट कुछ था। तो अपन एक बार वो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा था। ये देखो, द वैलिडिटी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान इज कितनी होगी। तो जब सीटीपी, एक तो सीटीपी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है, तो उसका कितने दिन तक वो रजिस्टर रह सकता है एज अ सीटीपी, तो उसकी लिमिट थी, कौन सी लिमिट थी, एक तो वो पीरियड जो उसने मेंशन किया होगा अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जितना उसने पीरियड लिखा होगा वो, या तो फिर 90 डेज, या तो फिर 90 डेज विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे क्या है 45 डेज, 45 डेज वहां पे लिखा था आपके उसने क्या लिखा था, ये देखो, द कंपनी obtained GST registration as CTP in the state of Rajasthan with the validity period of 45 days। उसने बोला कि मुझे 45 डेज का रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो 45 डेज का रजिस्ट्रेशन और 90 डेज विच एवर इज अर्लियर दैट इज 45 डेज आपका वैलिडिटी पीरियड हो जाएगा, ठीक है, ये 45 डेज। ओके सर, ओके, अब पढ़ते हैं आगे, ये भी अपना पैराग्राफ हो गया। अब the company transferred the goods from one of its godown in Delhi to another godown in Gujarat, wherein the company has a registered place of business, जहाँ पे कंपनी का registered place of business है, ठीक है। कंपनी ने ट्रांसफर किया goods from one of its godown in Delhi to another godown in Gujarat, ठीक है। अब कितना goods ट्रांसफर किया, the value of goods transfer is 5 crore and the rate of GST applicable on such transfer is 18%. Okay, now the tax invoice was issued and GST was deposited by the company, लेकिन जो consideration है was not paid by the Gujarat office of the company to the Delhi office even after 180 days of the invoice date। अब आपको ये प्रोविजन पता होना चाहिए कि जब, अब ये क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए, ये डिस्टिंक्ट पर्सन हुए ना, आपका ये जो गोडाउन था दिल्ली में, जो गोडाउन था दिल्ली में और आपका गुजरात में गोडाउन था, तो गुजरात में भी आपका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। ओके, दोनों स्टेट्स अलग है ना, दोनों स्टेट्स अलग है, तो ये क्या हो गया, आपके डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। तो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच ये 180 डेज वाला जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। 180 डेज के बाद पेमेंट किए तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा इनके बीच नहीं होता, ठीक है। नाउ फर्दर देयर वाज नो रिवर्स मूवमेंट ऑफ सच गुड्स, ठीक है। गुजरात में अगर गुड्स चलेगा तो गुजरात से वापस दिल्ली नहीं आ रहा है, बस वो रिवर्स वाला बता रहा है कि रिवर्स कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे एक ये पूछा था, ये देखो, which of the following statement is true in relation to non payment of consideration by Gujarat go down to Delhi go down? The Gujarat go down shall reverse the ITC। मैंने अभी बताया कि 180 डेज वाले में अगर 180 डेज के बाद अगर आप पेमेंट करते तो ITC रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये वाला आंसर नहीं है, इसमें बोल रहे हैं कि ट्रू कौन सा है। So shall reverse the ITC availed on the goods received from Delhi and also required to pay interest compounded from the date। ना जी ना। Second, the Gujarat go down shall reverse the ITC availed on the goods received from Delhi and no interest। ये तो एकदम कुछ भी बोल रहा है। जो रिस्ट्रिक्शन है 180 डेज की इज नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट केस, ये सही है। द दिल्ली go down shall issue a credit note to the Gujarat go down to reverse the supply, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है।
ये वाला आंसर रहेगा इसका। अब अपन ने पूरा पढ़ चुका है क्या? यस। तो पहला आंसर, टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ स्मार्टफोन्स ऑन क्रेडिट। जब आप स्मार्टफोन सप्लाई करते हो क्रेडिट में, अब यहाँ पे ये बता रहा था, ये चीजें वो सप्लाई करता है। तो जब आपने स्मार्टफोन सप्लाई किया होगा ना क्रेडिट में, इसका मतलब क्या, ये गुड्स का सप्लाई हो रहा है, ठीक है, गुड्स का सप्लाई हो रहा है। अब टाइम ऑफ सप्लाई का क्या प्रोविजन था, जब एफसीएम बेसिस में, ये नॉर्मल प्रोविजन है, एफसीएम बेसिस में, नॉर्मल एफसीएम चार्ज वाला, कि एक्सेप्ट कंपोजिशन डीलर्स और जो क्या बोलना चाहिए आपके एक्शनेबल क्लेम्स वाला, उसके अलावा जो नॉर्मल सप्लायर्स होते हैं आपके, वो जब गुड्स सप्लाई करते हैं ना, तो उनके इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट क्या होता है, इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ दैट गुड्स, ठीक है, वो होता है। बस सिंपल यही बताना है, व्हाट शैल बी द टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ स्मार्टफोन ऑन क्रेडिट। सो इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन 31st डेट फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ स्मार्टफोन। ये तो आरसीएम का केस का कुछ इसमें बता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, 31st डेट उसमें था। इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ स्मार्टफोन टू द डिस्ट्रीब्यूटर, ये आएगा। इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, नहीं। इनवॉइस शैल बी इशूड अपॉन कंप्लीशन ऑफ क्रेडिट टर्म, बिल्कुल भी नहीं। पेमेंट ऑफ टर्म, पेमेंट ऑफ टर्म जो आपका डेट ऑफ पेमेंट होता है, वो तो इसमें इंक्लूडेड रेलेवेंट ही नहीं होता। क्या रेलेवेंट होता है, सिर्फ डेट ऑफ रिमूवल ऑफ इट्स, ठीक है। तो ये आपका पहला भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड वाला बस बचा है, तो थर्ड वाला देखते हैं। इसमें पीआर लिमिटेड जो आपकी डीमर्ज्ड कंपनी थी, डीमर्ज कंपनी, उसमें क्या लिखा था, ये होली ओन सब्सिडरी हो जाएगी, है ना, होली ओन सब्सिडरी हो जाएगी। सो अंडर द प्रोविजंस क्या ट्रीट करेंगे उसको, द पीआर लिमिटेड शैल बी ट्रीटेड एज अ रिलेटेड पार्टी ऑफ द XYZ। मेरे को तो यही लग रहा है, रिलेटेड पार्टी है। उसके बाद डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट एंटिटी है क्या, नहीं, डिस्टिंक्ट एंटिटी नहीं है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, नहीं। सोल सेलिंग एजेंट, बिल्कुल भी नहीं। ये रिलेटेड पर्सन है, होली ओन सब्सिडरी है इसकी, पीआर लिमिटेड जो है वो होली ओन सब्सिडरी है उस कंपनी की, ठीक है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड की। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही, ठीक है। सारे एमसीक्यूज अपन ने डन कर चुके हैं, ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट के सिनेरियो में। ये थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में आपको टाइम लगेगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, बट एट द एंड अपन ने एमसीक्यू सारे अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं, और एग्जाम में भी छोटा पार्ट पार्ट करके पढ़ना एंड देन एमसीक्यू रेफर करते जाना, कि पहले ये कर ले तो ये मैंने पार्ट समझ चुका है, उस तरीके से आप अप्रोच करना, ठीक है। अब पढ़ते अपन नेक्स्ट केस सिनेरियो, केस सिनेरियो नंबर 5। एमसीक्यू पढ़ते फटाफट। At what point of time tax will be payable in relation to the advance received by the company of rupees 1 crore? इसके लिए अपन ऊपर केस सिनेरियो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद the total amount of supply during the month of March to be reported in GSTR1 by the company। पढ़ना पड़ेगा एक बार केस सिनेरियो। Which of the following options is correct in relation to the returned goods of value rupees 1 crore? कंपनी हैज एन ऑप्शन, जब आपका गुड्स रिटर्न हो जाता है, ठीक है, आपने कुछ सप्लाई किया होगा, उसमें से कुछ कस्टमर्स ने क्या किया होगा, गुड्स को रिटर्न कर दिया होगा, तो उस केस में क्या बोल रहे हैं कि कंपनी हैज एन ऑप्शन टू इशू सिंगल क्रेडिट नोट अगेंस्ट मल्टीपल इनवॉइसेस। कंपनी हैज टू मैंडेटरीली इशू सेपरेट क्रेडिट नोट अगेंस्ट each invoice, and the company cannot issue credit note in any subsequent period after the supply is made, and the company can only issue a commercial note, commercial credit note, and GST adjustment cannot be made। तो देखो ये तो नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, कंपनी कैन नॉट इशू क्रेडिट नोट इन एनी सब्सिक्वेंट पीरियड आफ्टर द सप्लाई मेड, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सप्लाई करने के बाद अगर चीजें रिटर्न हो रही है, ठीक है, उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है, बट वो इशू कर सकता है क्रेडिट नोट, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। कंपनी हैज टू मैंडेटरीली इशू सेपरेट क्रेडिट नोट अगेंस्ट ईच इनवॉइस, मेजर लोग शायद ये टिक करें, या फिर कंपनी हैज एन ऑप्शन टू इशू सिंगल क्रेडिट नोट अगेंस्ट मल्टीपल इनवॉइसेस। तो देखो आंसर जो है वो क्या है आपका, ये कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो एक सिंगल क्रेडिट नोट के अगेंस्ट मल्टीपल इनवॉइसेस दे सकती है, ठीक है। ये आपको प्रोविजन में लिखा होगा, इसमें आपको रीड करवा देती हूँ कि क्या लिखा है, एग्जैक्ट वर्डिंग्स क्या है। सी, कंपनी हैज एन ऑप्शन टू इशू सिंगल क्रेडिट नोट अगेंस्ट मल्टीपल इनवॉइसेस। आप देखना सेक्शन 34(1) में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप क्रेडिट नोट को मैच करो सारे इनवॉइसेस के साथ।
एक सिंगल क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हैं फॉर मल्टीपल इनवॉइसेस एज पर द चॉइस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, इसके लिए बहुत ऐसे डीप में केस सिनेरियो पढ़ने की नीति, अपने को ऑप्शन से चीजें समझ आ चुकी है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, fourth question, in case returned goods are sold by the company to customers other than the related party, the value of supply of such goods under GST shall be। अगर बिना क्वेश्चन पढ़े अगर अपन थोड़ा सोचे कि कंपनी ने गुड्स सोल्ड, जो रिटर्न गुड्स आए थे उसके पास, जो गुड्स उसके रिटर्न हो चुके थे, अब वो क्या कर रहा है, कस्टमर को बेच रहा है और वो कस्टमर उसका रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो अगर आपने वैल्यू, आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई बताना है, कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में रिलेटेड पार्टी के लिए अलग से प्रोविजन था कि इस तरीके से उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रिलेटेड रूल था, रूल 28 है ना। अब ये क्या है, कस्टमर्स अदर देन रिलेटेड पार्टी, तो ये नॉर्मल पार्टी है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई बताता है सेक्शन नंबर 15, है ना, इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सप्लाई ओनली। सेकेंड ऑप्शन है इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस द कॉस्ट इनकर्ड ऑन मेकिंग द गुड्स रीयूजेबल। फिर थर्ड ऑप्शन है 110% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस द कॉस्ट इनकर्ड ऑन मेकिंग द गुड्स रीयूजेबल। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ट्रांजैक्शन वैल्यू सब्जेक्ट टू द कंडीशन मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 15(2) ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो अब ये देखो, रिलेटेड पार्टी होता तो अपन कुछ रूल्स लगाते, जैसे 110% वाला वो रूल लगाते, बट ये रिलेटेड पार्टी नहीं है। फिर आपका बोला है कि इक्विवेलेंट जो आपने पहले सप्लाई किया था जिस वैल्यू पे, वही सप्लाई की वैल्यू अभी अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे, तो ये भी नहीं है। उसके बाद ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसमें से उसमें प्लस आप कर दोगे क्या? कॉस्ट इनकर्ड ऑन मेकिंग द गुड्स रीयूजेबल, ये भी नहीं है। एग्जैक्टली होना क्या चाहिए? गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता किसमें है? वैल्यू ऑफ सप्लाई में, डिटरमाइंड एज पर सेक्शन नंबर 15, जिसको अपन ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलते हैं। तो वो क्या होनी चाहिए सर? ये ट्रांजैक्शन वैल्यू सब्जेक्ट टू कंडीशंस मेंशन्ड इन सेक्शन 15 क्लॉज 2। बिना केस सिनेरियो पढ़े हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसका अपन ने केस सिनेरियो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, which while moving the goods, this which shall be accompanied by इनवॉइस, ओरिजिनल इनवॉइस, इनवॉइस। ठीक है, इसका अपन एक बार केस सिनेरियो पढ़ते हैं। अच्छा, Ecotic Solutions Private Limited is engaged in manufacturing and supply of energy product and solution across multiple states in India. The company manufactures solar panels and also import, देखो एक तो वो solar panel manufacture करती है, फिर import करती है certain category of solar panels as per the customer orders, and the company also provides installation services and annual maintenance contract for its product। सब सर्विस यही कर लेती है। ठीक है, अब the company received an advance payment for a bulk of order of goods in March 2024, but delivery was completed in May 2024. The amount of advance received by the company was 1 crore। इसी का टाइम ऑफ सप्लाई पूछ रहा था इन केस ऑफ एडवांस, ऐसा कुछ था ये क्वेश्चन में। आप देखो, at what point of time tax will be payable in relation to the advance received by the company of ₹1 crore। तो अब देखो आप, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, गुड्स के केस में एडवांस रेलेवेंट नहीं होता कि कब आपको पेमेंट मिला, वो रेलेवेंट नहीं होता। रेलेवेंट क्या होता है? इनवॉइस कब इशू हुआ है, इनवॉइस कब इशू हुआ है वो रेलेवेंट होता है टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। और इनवॉइस एज पर सेक्शन 31, एज पर सेक्शन 31 कैसे निकलता है गुड्स के केस में? इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी अपन ने देखा था, क्या देखा था, कैसे निकलता है? ऑन और बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी ने एडवांस पेमेंट रिसीव किया है आपका मार्च में, वो डेट रेलेवेंट नहीं है टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए, बट द डिलीवरी वाज कंप्लीटेड इन मई 2024। मई 2024 में उसका गुड्स सेल हुआ है, मतलब गुड्स बिका है, गुड्स डिलीवर हुआ है। तो उस मई 2024 मतलब बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। ठीक है, तो मई 2024 क्या हो जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। ये देखो, इसमें डेट नहीं पूछा है, क्या पूछा है? द टैक्स इज पेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जो हमने डिस्कस किया वही होना चाहिए। एट द रिसिप्ट ऑफ एडवांस नहीं, 50% बिल्कुल भी नहीं। इशुएंस ऑफ रिसिप्ट वाउचर कहां से आ गया? ऐसा नहीं, सप्लाई ऑफ गुड्स वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं। अच्छा,
During the month of March 2024, the company sold goods worth rupees 5 crore and provided services amounting to rupees 1 crore to its customers across India. Okay, the company sold goods worth 5 crore के गुड्स बेचे गए and 1 करोड़ की सर्विस दी गई, ठीक है, अक्रॉस इंडिया. Goods worth rupees 1 crore sold under multiple invoices were returned. वो कस्टमर ने रिटर्न कर दिए क्योंकि वो डिफेक्टिव क्वालिटी के थे इन द मंथ ऑफ मार्च which were originally sold in January 2024, and the company issued a GST credit note against the returned goods in March 2024. ये देखो, क्रेडिट नोट इशू किया कंपनी ने अगेंस्ट द रिटर्न गुड्स जो कि मल्टीपल इनवॉइसेस में बेचे गए थे, ठीक है. तो इसके अगेंस्ट इसके पास ऑप्शन है कि एक सिंगल क्रेडिट नोट इशू कर दो, जो हमने एमसीक्यू सॉल्व किया, ठीक है. अब the company incurred an amount of rupees 5 lakh on the repair of the returned goods to make them resellable in the market to customers other than the related party. इसका आंसर अपन ने दे चुका है, वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला, ठीक है. अब एक बार अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बाद, ये वाला. The total amount of supply during the month of March 2024 to be reported in GSTR1 by the company. कितना GSTR1 में वो रिपोर्ट करेगी. अच्छा, GSTR1 तो आपको पता होगा कि क्या होता है, जहां पे अपन आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स देते हैं, कितना उन्होंने कंपनी ने आउटवर्ड सप्लाई किया. तो देखो, 5 करोड़ का उसने गुड्स बेचा, 1 करोड़ की उसने सर्विसेज बेची, ठीक है. अब देखो, ओरिजिनली कंपनी ने ये जो गुड्स उसके पास रिटर्न आए, 1 करोड़ के गुड्स जो सोल्ड किए थे वो रिटर्न आ गए. तो ओरिजिनली सोल्ड कब किए थे, जनवरी 2024 में, ठीक है. जनवरी 2024 में सोल्ड किए थे और द कंपनी इशूड अ जीएसटी क्रेडिट नोट अगेंस्ट द रिटर्न गुड्स इन मार्च 2024. मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में उस कंपनी ने जीएसटी क्रेडिट नोट भी इशू कर दिया. जीएसटी क्रेडिट नोट इशू कर दिया मतलब उसकी जो सप्लाई थी, सप्लाई की जो वैल्यू थी वो क्या कर दी, कम कर दी. क्रेडिट नोट से सप्लाई कम होती है, इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटीआर 1 में 1 करोड़ की सप्लाई कम दिख रही है. तो 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 1 5 करोड़. 5 करोड़ की अमाउंट है वो जीएसटीआर 1 में दिखाएगा. ये देखो, 5 करोड़ का उसने गुड्स बेचा, 1 करोड़ की सर्विसेज बेची. मार्च में उसने क्रेडिट नोट से 1 करोड़ का रिवर्सल कर दिया, ठीक है. आगे 5 करोड़. दिस विल बी योर आंसर. ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. अब बचा क्या, सिर्फ 5 और 6, ठीक है. Further, the customer who returned the goods issue an invoice to Gujarat unit of the company of rupees 1 lakh for the expense related to return of goods. ठीक है, जो एक्सपेंस हुआ उसको रिटर्न करने के लिए, तो उसके लिए कस्टमर ने क्या किया, गुजरात यूनिट को इनवॉइस इशू किया 1 लाख का फॉर द एक्सपेंस. नाउ द गुड्स वर इनिशियली सोल्ड फ्रॉम गुजरात यूनिट ऑफ द कंपनी. इनिशियली गुजरात यूनिट ने सोल्ड किया था, लेकिन सेम कस्टमर ने क्या किया, उसको महाराष्ट्र यूनिट ऑफ द कंपनी को रिटर्न कर दिया. एंड सब्सिक्वेंटली जो महाराष्ट्र यूनिट है उसने गुजरात यूनिट को वापस से वो पहुंचा दिया माल, ठीक है. समझ आया. एक्चुअल में क्या हुआ था कि सोल्ड कहां से हुआ था, गुजरात यूनिट से हुआ था गुड्स कस्टमर को, ठीक है. लेकिन वो रिटर्न कहां हो गया, महाराष्ट्र यूनिट में. तो अब महाराष्ट्र यूनिट ने क्या किया, उसको ओरिजिनली जहां से वो सोल्ड हुआ था वहां पे उसको मूव कर दिया फ्रॉम महाराष्ट्र यूनिट टू गुजरात यूनिट. दैट इज द ओरिजिनल प्लेस ऑफ सप्लाई. द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन बोथ द स्टेट्स, दैट इज गुजरात एंड महाराष्ट्र. इसमें भी रजिस्टर्ड है, इसमें भी रजिस्टर्ड है. और यहाँ से अगर कोई गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा इनको. ये भी रजिस्टर्ड, ये भी रजिस्टर्ड, स्टेट अलग अलग है, ठीक है. क्या माना जाएगा इसको, डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा. और डिस्टिंक्ट पर्सन के बिटवीन अगर गुड्स ट्रांसफर होते हैं तो वो सप्लाई डीम कर लेते हैं, डीम्ड सप्लाई माना जाता है, ठीक है, भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन हो. नाउ ओके, आ जाओ, ये देखो. Which of the following option is correct in relation to the invoice of 1 lakh issued by the customer for the expense? जो 1 लाख एक्सपेंसेस के लिए वो इशू किया था ना इनवॉइस कस्टमर ने, उसके लिए पूछ रहा है. द कंपनी शेल बी एलिजिबल टू अवेल फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट. कंपनी शेल नॉट बी अलाउड टू अवेल आईटीसी. द कंपनी शेल नॉट बी अलाउड टू अवेल आईटीसी इन एक्सेस ऑफ 50% of the tax amount charged on such invoice, and the company shall be allowed to claim ITC only if it has not issued any credit note to the customer. आपको क्या लगता है, 1 करोड़ का जो एक्सपेंस कंपनी करेगी
है ना, 1 करोड़ का जो एक्सपेंस कंपनी को हुआ है उसका आईटीसी उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या ये आईटीसी कहीं भी ब्लॉक है क्या? ऐसा कोई पॉइंट कि अगर गुड्स रिटर्न हो गए हो और उसका कुछ खर्चा लग रहा है तो आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते? कर सकते भाई, ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, ऐसा कहीं ब्लॉक नहीं है। तो आईटीसी कंपनी जो है वो फुल्ली एलिजिबल है अवेल करने के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, while moving the goods from Maharashtra unit to Gujarat unit by the company, जो goods है ना shall be accompanied by what? Original invoice issued in January 2024, invoice issued by the returning customer to the Gujarat unit of the company, invoice by Maharashtra unit to Gujarat unit of the company, and delivery challan by the customer to the company। क्या होना चाहिए? जब महाराष्ट्र यूनिट गुजरात यूनिट को गुड्स मूव करके या ट्रांसपोर्ट करके गुजरात यूनिट तक पहुंचा रही है, तो मैंने क्या बोला, डिस्टिंक्ट पर्सन है, सप्लाई माना जाएगा। तो जब सप्लाई होता है तो इनवॉइस इशू किया जाता है, राइट? तो यहाँ पे इनवॉइस कौन करेगा? महाराष्ट्र यूनिट किसको? गुजरात यूनिट को। सप्लायर यूनिट कौन है इसमें? महाराष्ट्र यूनिट। रिसीवर यूनिट कौन है? गुजरात यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी। डन। केस सिनेरियो नंबर आपका 15 भी, 13, 14, 15 डन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे अपन आगे के केस सिनेरियोस करेंगे। आई होप आपको सारी केस सिनेरियोस अच्छे से समझ आ रहे होंगे, प्रोविजंस रिवाइज हो रहे होंगे, एंड होप हेल्प कर रहा होगा। सो प्लीज आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कुछ डाउट होगा तो, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ एंड लिंक्स के लिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, क्योंकि अब एग्जाम के लिए, जिनका May 25 में है एग्जाम, तो उनके लिए टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।